करके भी बहुत सारी बातें हुई। हिंडनबर्ग हो चाहे बीबीसी हो, ये दोनों हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान की छवि को धक्का पहुंचा है। हिंदुस्तान की छवि जो है उस हिसाब से जैसे छपती है, सीने की बात होती है, चौड़ा सीने की बात होती है, वहां वो चौड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए इस बात को जो आप कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी जी की, यहाँ जेपीसी की मांग जो विपक्ष की तरफ से है वो मांग जायज है, और अगर जायज हो ना हो लेकिन कम से कम एक बार चर्चा तो होनी चाहिए। इस बात को तो अब दबी जुबान से बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि हाँ चर्चा होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दूध की कीमत ही बढ़ी जा रही है और पानी तो पहले से ही महंगा है। पानी आप बिना छाने बिना फिल्टर के पी लिए तो अब बीमार हो जाते हैं, और दवाइयां ज्यादा, तो यानी दोनों तरफ से ना दूध ना पानी, तो वो वैसे में और जब गड़बड़ है। और जी ऐसे में दो तीन चीजें और भी चल रही हैं। एक तो मैं कह रहा था अभी जो हम लोग आरएसएस की बात कर रहे हैं कि आरएसएस के जो करता धरता सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हुए इंसान वो कह रहे हैं कि भगवान ने जाति नहीं बनाई बल्कि जाति जो है ब्राह्मणों ने, बस व्यवस्था वर्ण ब्राह्मणों ने बनाई है कि और किस बनाई है। ये क्या ये इस मतलब हमारी चर्चा नहीं, चर्चा का विषय आज की तारीख में होना चाहिए क्या, और अगर ऐसा है तो क्यों है। दूसरा सवाल है, दूसरी बात है जो इन्फॉर्मेशन है, जो अभी विजुअल थोड़ी देर पहले आप लोग देख भी रहे थे, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज सिविल सोसाइटी की राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा 2 मतलब पार्ट 2 की रणनीति पर चर्चा हो रही थी। तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में सिविल सोसाइटी के लोग, और आज ज्यादा लोग उपस्थित थे इस मीटिंग में, यानी कहीं ना कहीं जो पान था उससे सिविल सोसाइटी के लोग काफी, ये जो है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहाँ राहुल गांधी पहुंच रहे हैं और स्टेज पर आप देखिए इधर थोड़ी दूर में पीछे बगल में आप ये इनको आप पहचानते होंगे, योगेंद्र यादव हैं। तो यहाँ में राहुल गांधी का पहुंचना बहुत कुछ कहता है। यानी एक तो राहुल गांधी के उत्साह ना बढ़ोतरी हुई है, राहुल गांधी के हुलिया में भी चेंज आप देख रहे हैं, अभी भी टी शर्ट में, अभी भी दाढ़ी में, और साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि उधर जो योगेंद्र यादव जी हैं वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। और आज 300 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था इस बैठक में। तो थोड़ा ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी, कुछ जानकारी भी आपसे भी लेना चाहता हूं कि किस रूप में हैं। देखिए पैरेलली बहुत कुछ चल रहा है इस देश में, और वैसे में चाहे बीबीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दबाव की, भारत जोड़ो यात्रा ने जबरदस्त दबाव इस सरकार ने तो बना ही, इस यात्रा से बन चुकी है, वो दबाव बन चुका है। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक दबाव बीबीसी से, दूसरा दबाव अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, और इस बीच रही सही कसर पठान फिल्म की तरफ से आ गई, जो अभी भी 12वें 13वें दिन भी सुपर डुपर हिट, सबसे ज्यादा वहां पर लोगों की जो है दर्शकों की भीड़ वहां दिखाई दे रही है अभी भी देखने। क्या लगता है, हम लोगों ने इसी क्रम में किया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब 4 दिन बाद फिर से पूछ रहा हूं सुनील जी, क्या अभी भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? यह बात हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा के बाद से जो इस देश का राजनीतिक माहौल बदला है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं। सरकार पर कितना दबाव बना नहीं बना, राजनीतिक गतिविधियां सरकार दबाव बनाती है, लेकिन इस देश का जो राजनीति बदला है, इस पदयात्रा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस विमर्श को लगातार बनाए रखने के लिए 2024 के चुनाव तक आवश्यक है कि इस यात्रा को संचालित करने वाले सभी लोग, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य दलों के लोग हों, जो भी हों, इस गतिविधि को चलाए रखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस देश की जनता ने जो इस पदयात्रा के दौरान पदयात्रियों के प्रति जो समर्थन व्यक्त किया है, वह उसका संदेश है कि इस पदयात्रा से जो ऊर्जा बनी है, जो माहौल बना है, उस माहौल को बनाए रखना है। और इसलिए इस पदयात्रा के नायक राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले चुनाव तक जो मुद्दे उठे हैं उन मुद्दों पर चर्चा बनी रहे।
इसलिए जो ये आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो बैठक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से अगर 30 जनवरी की सभा के साथ ही अगर आप इस पदयात्रा का समापन कर देते हैं, या इस पदयात्रा, तो आप इस पदयात्रा से निकले हुए संदेश को आप अगले चुनाव तक बनाए नहीं रख सकते। निश्चित रूप से इस यात्रा के क्रम में ही जो अन्य मुद्दे आ गए, राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान ही अडानी की गतिविधियों पर हमला किया था और कहा था कि अडानी को सरकार तरीके से प्रोत्साहित कर रही है और किस तरह संरक्षण दे रही है, और उनकी बात सामने आ गई। एक स्वतंत्र एजेंसी ने अपनी बात कह दी। हो सकता है कि उसके अपने कुछ व्यावसायिक इंटरेस्ट रहे हों, जो उसने बात कही उसका कोई खंडन नहीं कर पा रहा। इसे यात्रा के बाद जो भी राजनीतिक कार्यक्रम लोग तय करेंगे, यह समय की मांग है और ये जनता चाहती भी है, जो इस सरकार से संतुष्ट है, इस सरकार के कार्यक्रमों और गवर्नेंस से जो लोगों की नाउम्मीदी बढ़ी है, वो चाहते हैं कि इस देश में इस तरह का माहौल बना रहा है। ये जो अडानी जी का मामला सामने आया है, आप इस मामले को दबा नहीं सकते हैं। आप कुछ ऐसा मामला नहीं है जिसका किसी के ऊपर असर नहीं है। बयानबाजी से तरह तरह की बात करके, जो जिस शोध ने रिपोर्ट लिखी है उसके ऊपर हमला करके, रक्षा की बात करके, देश के ऊपर हमला करके, कुछ भी आप किसी चीज का ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि यह देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। यह करोड़ों निवेशकों के हित, आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ मसला है। यह देश के दुनिया के पैमाने पर साख से जुड़ा हुआ मसला है कि यह देश कैसा है। हम क्या इस देश में आर्थिक गतिविधियों के नियमन के प्रति इस तरह से आंख बंद कर सकते हैं? दुनिया के पैमाने जो इस देश की साख बनी हुई है कि एक पारदर्शी देश है जहां पे नियम कानून के, अगर हम दुनिया में अगर हम और ये कहते हैं कि हम कोई भारतीय नागरिक कोई अपराध करके कहीं शरण लिए हुए है, आप प्रत्यर्पण की मांग करते हैं, तो क्यों मांग करते हैं? इसलिए मांग करते हैं कि हमारे यहाँ एक कानून है और उस कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और तमाम लोगों प्रत्यर्पण को लेकर के आप कार्रवाई भी करते हैं। प्रत्यर्पण की तमाम संधियां हैं और दुनिया के पैमाने पर भारत पर संबंधी आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। अगर सूडान किसी देश से अपने किसी नागरिक के लिए प्रत्यर्पण की बात करे, लोग नहीं मानेंगे, तमाम देश इनकार कर देंगे, नहीं देते हैं, उनको राजनीतिक शरण दे देते हैं। लेकिन भारतीय अपराधों में शामिल आरोपियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तमाम लंबे मुकदमेबाजी भले चले, लेकिन ये बात सुनी जाती है। के ऊपर एक तरह का प्रश्न खड़ा हो रहा है। सरकार ने जो इस तरीके से अडानी को एक अंतरराष्ट्रीय जगत में विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए जो अपने ताकत का उपयोग किया है, उसके ऊपर सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में अगर किसी अन्य व्यापारी को, किसी अन्य औद्योगिक संस्थान को भारत की सरकार अपनी सॉवरेन गारंटी देती है, तो उससे विश्वास किया जाए कि न किया जाए। सरकार की चुप्पी, आप बहुत कब तक चुप रहेंगे? ये नहीं है कि आपकी चुप्पी से मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के पैसे डूबे हैं वो तो व्याकुल रहेंगे लोग ना, और उनकी संख्या नहीं है, करोड़ों में है वो। जिन आर्थिक संस्थानों के पैसे दांव पे लगे हुए हैं, उन पैसों की संख्या वो 2-4 रुपए का मामला नहीं है, करोड़ों अरबों का मामला है। और आर्थिक मामलों को लोग भूल नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसे पीछे छुड़ा सकते हैं। जो माहौल बना हुआ है और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से एकजुट होकर के, माने वो दल जो कांग्रेस के साथ एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं थे, इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता के बैठकों में शामिल हो रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी उस बैठक में शामिल हो रही है, तो एक राजनीतिक संदेश है इस देश के नागरिकों के लिए और सरकार के लिए भी, कि किसी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, किसी भी आर्थिक गतिविधियों पर, आर्थिक लाभ के मुद्दे पर पूरा देश का नागरिक एक है। हर नागरिक इस देश का नागरिक चाहता है कि इस मुद्दे पर स्थिति साफ होनी चाहिए। अडानी साहब ने गड़बड़ी की या नहीं, वो क्लियर हो जाए। कोई ये नहीं कर रहा है कि अडानी साहब ने गड़बड़ी कर दी है। एक व्यापार का नियम है, उस व्यापार के नियमों के तहत उनके शेयर नीचे आ गए। आप पाक साफ हो जाइए, अभी लोग आप हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन अब तक जितने भी इस तरह के मामले आए, जब ये मामला आया था विजय माल्या का, कौन कर रहा था कि रिपोर्ट सही है? विजय माल्या साहब सिरा ठोके कर रहे थे कि साहब मेरे खिलाफ है, तमाम लोगों को समर्थक कि रिपोर्ट दी जा रही है वो सब गड़बड़ है, सबके सामने है वो।
आज माल्या साहब कहाँ हैं और उनकी कंपनी कहाँ चली गई? कोई नाम लेवा है क्या? कितने लोगों का नुकसान हुआ? तो अब यह तो, निरोध से अलग ही मुद्दा है। बैंकों का और आर्थिक लेकर डूबे हुए हैं। ये तो निजी निवेशकों का पैसा दांव पर है, सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है, देश की साख दांव पर है और व्यापारिक गतिविधियों में नियमन को लेकर के पूरी की पूरी व्यवस्था की साख दांव पर है। इसलिए आप इस मामले को कितने समय तक चुप्पी ले लें, लेकिन ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। इस मामले पर आपको आकर के अपनी बात कहनी पड़ेगी और जनता को विश्वास में लेना ही पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा या तो अडानी साहब साफ हैं, राजीव जी बेमतलब में उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं, और आपको ये कहना पड़ेगा कि राजीव जो बात कर रहे हैं वो सही है और आप इसको मानिए। आप इन दोनों मुद्दों को से अलग हो गए कि कोई तीसरा रुख नहीं अख्तियार कर सकते, संभव ही नहीं है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जी कुछ जोड़ना चाहते हैं जी? अभी एक खबर आई है कि अडानी ग्रुप के ट्रस्ट ने 110 करोड़ डॉलर का उन्हें आना था, उसे अडानी पोर्ट के शेयरों के दाम बढ़ने में कामयाबी। लेकिन इसी के साथ में एक दूसरी बात करता हूँ, LIC से जुड़ी हुई बात है ये कि 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम बनाया गया था। पहले सैकड़ों प्राइवेट निया थी, उन सब कंपनियों को मिलाकर जीवन बीमा निगम बनाया। तो कल कोलकाता के एक उद्योगपति हरिदास बुंदड़ा ने क्या किया था, LIC के शेयर्स में 1957 में 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ के शेयर खरीद लिए। और ये कहा जाता है कि ये तो तब के वित्त मंत्री थे TT कृष्णमाचारी, उन्हें पे उन्होंने शेयर खरीदे थे मंत्री के कहने पर। और मुंदड़ा जी ने उनको शेयर इसलिए दिए गए थे क्योंकि मुंदड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी को 250,000 रुपए चंदा दिए थे, इसके बदले में LIC ने वो शेयर खरीद लिए। इस मामले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने संसद में बहुत हंगामा किया और मामले की जांच बैठी। वित्त मंत्री कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा और मुंदड़ा साहब जेल जाना पड़ा, जबकि ऐसा कोई आर्थिक घोटाला इस तरह से नहीं था। अगर आप उस संदर्भ में आज के घटनाक्रम को देखें तो समझ क्या हर्षद मेहता के घोटाले की हुई ने कोई किसी बैंक का ब्याज खाया नहीं, किसी बैंक का पैसा लेके डुबाया नहीं। उन्होंने प्रतिभूतियां जो गिरवी रखी गलत तरीके से रखी और हर्षद मेहता का दावा था कि मैंने तो सरकार का नहीं है ना, मैंने कोई ब्याज की चोरी की, लेकिन फिर भी मुझे जेल जाना पड़ा। तो सवाल है कि आर्थिक नियमन ऐसी चीजें होती है जिस पर बहुत ध्यान रखना होता है। व्यवसाय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रतिष्ठा होती है। एक बार अगर व्यक्ति ने गलत काम बेईमानी की तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूल दूषित हो जाती है। छोटे गांव में भी देखते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं, इंदौर में भी मैंने देखा कि एक बहुत कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने कुछ कर्ज ले लिया था और जब कर्ज नौबत आई, उन्हें परेशानी हुई तो उन्होंने अपनी कोठी बेच दी और कर्ज चुका। व्यवसाय में दांव पे लगी है। जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह 1.25 करोड़ के शेयर के मामले में कमेटी बैठाई और वित्त मंत्री को हटने पर मजबूर कर दिया, उनका इस्तीफा ले लिया, वैसा ही कुछ अभी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जांच बिठाएं, अगर अडानी जी किया है तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई, न्यायालयीन कार्रवाई हो सकती है हो, और वित्त मंत्री पर जिन पर है उनकी जिम्मेदारी भी तय हो। प्रधानमंत्री तो हर मामले के लिए जिम्मेदार हैं ही, वो खुद भी तय करें कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सही, जो अडानी पोर्ट की बात आप बता रहे हैं कि और ऐसे भी अडानी के शेयर रुके ने तो कितने सारे बयान आप देख लीजिए। वित्त मंत्री का बयान मायने रखता है, उसके बाद सेबी का बयान आना ये भी मायने रखता है।
और ये उम्मीद थी कि आज जो धड़ाधड़ जो गिरता उस पर